नमस्कार छात्रों, राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने ऑक्सीकण अपचयन को पढ़ा था और ऑक्सीकण अपचयन के बारे में देखा था कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तथा ऋण विद्युतीय तत्व की तो वृद्धि होती हो और हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व की कमी या त्याग होता हो, ऐसी अभिक्रिया को हम लोगों ने ऑक्सीकरण कहा था। इसके विपरीत फिर हमने इसके जो है ना वो सारे समीकरण देखे थे, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि, इसी प्रकार हम उसके अलावा हाइड्रोजन की कमी और इसी प्रकार धन विद्युतीय की कमी। और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हें ऑक्सीकरण अच्छे से आता है तो आप अपचयन को आसानी से कर सकते हो, क्योंकि अपचयन जो है ऑक्सीकरण की उल्टी और विपरीत अभिक्रिया है। फिर हमने अपचयन को पढ़ा था कैसे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व की तो वृद्धि होती हो, योग होता हो तथा ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व की कमी होती हो, ऐसी अभिक्रिया को हम लोगों ने क्या कहा था? अपचयन कहा था। तो अब तुम इस बात से स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि ऑक्सीकरण जो सामान्य ऑक्सीकरण हम लोगों ने पढ़ा था, ऑक्सीकरण के बारे में आपको याद रखना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया तो यदि और केवल यदि ऑक्सीकरण कहलाती है जिसमें ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व की तो वृद्धि होती हो, हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व की कमी होती हो। मैंने चारों बिंदुओं को तुम्हें अलग से लिखा था और उन चारों के मैंने अलग अलग समीकरण देखे थे और सरलता हमें इस बात से मिली थी कि अगर हम उसकी परिभाषा का उल्टा कर दिया, उसके बाद ऑक्सीकरण की परिभाषा को उल्टा करें तो अपचयन हो गया था, और उसके सारे समीकरण जो हम लोगों ने पढ़े थे उन सबका उल्टा अगर कर दें तो फिर वो अपचयन हो जाता था। तो इस तरह से हमने ऑक्सीकरण अपचयन को अच्छी तरह समझ लिया था। अब दूसरा बिंदु है इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है? देखिए, इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रॉन के आधार प्रदान से पहले जो हमने ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा है उसको आप भली भांति समझ गए होंगे। अब इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण क्या है? मैं तुम्हें जब इससे परसों की वीडियो में तुम्हें बताया था कि ऑक्सीकरण अपचयन इस पाठ का सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा बिंदु है। तो आप जब ऑक्सीकरण अपचयन को आप पढ़ रहे हो तो आपने जो पहले ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि अब उसमें तो ऑक्सीकरण की परिभाषा अलग है, इसमें ऑक्सीकरण की परिभाषा अलग है। पहले इसके ऊपर हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इनका कंप्रोमाइजन देखते हैं क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण क्या है? पहला है ऑक्सीकरण। देखते हैं ऑक्सीकरण क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण यदि और केवल यदि वह अभिक्रिया है जिसमें कोई तत्व, अब देखिए कोई तत्व, परमाणु, आयन, अणु क्या करता हो? इलेक्ट्रॉन त्यागता हो। इलेक्ट्रॉन क्या करता हो? इलेक्ट्रॉन त्यागता हो। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अब देखिए, हमने इस बात को पहले समझा था कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण क्या है? वह अभिक्रिया है जिसमें कोई तत्व, परमाणु, आयन, अणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। क्या कहलाता है? ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अब देखिए, इसमें एक बात और याद रखनी चाहिए कि इस प्रकार की अभिक्रिया में जो उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है, क्योंकि उसको कमजोरी आता है, धनायन बनाता है। या दूसरे शब्दों में क्या कहूं कि धनावेश में वृद्धि होती है। जब कोई परमाणु, अणु, आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके धनावेश में वृद्धि होती है। तो अब तुमने समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण क्या है। इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें कोई तत्व, परमाणु, अणु, आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और इस प्रकार की अभिक्रिया में जब कोई तत्व, परमाणु, अणु, आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या बनाता है? धनायन बनाता है। उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे सोडियम है। अब देखिए, ये सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो ये सोडियम कैसा आ जाएगा? सोडियम धनावेशित हो जाएगा। समझ रहे हो? इसी प्रकार बात करूं मैं मैग्नीशियम की,
जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो मैग्नीशियम भी कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाता है। इसी प्रकार बात करूं मैं एल्यूमिनियम की, जो आपको याद हो कर सकते हो, इसके ऊपर 3 आयन उपस्थित होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एल्यूमिनियम भी कैसा हो जाएगा, धनावेशित। तो अब इन तीनों कंडीशनों में आप देख रहे हो कि इसमें यदि और यदि इलेक्ट्रॉन के त्यागने को क्या कहा जा रहा है, ऑक्सीकरण कहा जा रहा है। यानी अब इस प्रकार की अभिक्रिया में कोई तत्व, कोई परमाणु, अणु, आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, आपने ऑक्सीकरण अपत्याग को तो पढ़ा होगा। देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जब कोई परमाणु, कोई तत्व, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनाता है। समझ रहे हो? तो अब तुम समझ गए ना कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण क्या है। इस प्रकार की अभिक्रिया में कोई तत्व, परमाणु, आयन, अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसे ऑक्सीकरण कहता है। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, सोडियम धनावेशित हो गया। इसी प्रकार मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागे 2, मैग्नीशियम। अब इनके ऊपर, जबकि मैग्नीशियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार एल्यूमिनियम के ऊपर 3, तो ये इनके ऊपर उपस्थित आयन है। और हमने इस बात को पढ़ा है, किसी तत्व के ऊपर उपस्थित आवेश इस तत्व की संयोजकता कहलाता है। तो संयोजकता के ऊपर आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम के ऊपर 3, इसी प्रकार मैग्नीशियम के ऊपर 2, सोडियम। तो इन तीनों ने जो इलेक्ट्रॉन, आपको जो समीकरण याद हो उसको आप लिख सकते हो। तो आपको इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण तो क्या समझ में आया, और जो हमने सामान्य ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा था उसको आपको किस तरह समझा। देखिए, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं। जो हमने सामान्य ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा था उसमें देखा था कि उसके अनुसार ऑक्सीकरण क्या था, वह रासायनिक अभिक्रिया थी जिसमें ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व की तो वृद्धि होती हो, हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व की कमी होती है, उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। समझ रहे बात को? और अपचयन क्या था, उसका उल्टा था। यानी वह अभिक्रिया थी जिसमें हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व की तो वृद्धि होती हो, ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व की कमी होती हो। परंतु इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण क्या है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें कोई तत्व, परमाणु, अणु, आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, धनावेशित हो गया। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ने। तो अब ये जो आप समीकरण देख रहे हो भाई, यहाँ पे सोडियम धनावेशित हो गया, मैग्नीशियम धनावेशित हो गया, एल्यूमिनियम धनावेशित हो गया इलेक्ट्रॉनों के त्यागने पर। और इस प्रकार की अभिक्रिया में जो उदासीन परमाणु होता है वो धनावेशित हो जाता है, अर्थात धनावेश के मान में वृद्धि होती है। तो अब दोनों समझ में आई ना, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर तो ऑक्सीकरण क्या है, और हमने जो सामान्य ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा था उसमें ऑक्सीकरण क्या था। अब दोनों को अलग अलग याद रखना है। उसमें तो हमने देखा है कि ऑक्सीजन की वृद्धि और ऋण विद्युतीय की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन और धन विद्युतीय की कमी होती है, उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई परमाणु, अणु, आयन तत्व जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनाता है। ठीक है, तो अब दोनों ऑक्सीकरण समझना है। तो ये आप समझ गए होंगे कि सामान्य ऑक्सीकरण में तो सामान्य जो हमने ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा था उसमें तो ऑक्सीकरण की क्या परिभाषा है, और इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण किसे कह रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपचयन की। वही बात मैं तुम्हें उस दिन बता रहा था, जो हमने सामान्य ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा था उसमें ऑक्सीकरण को अगर आपको अच्छे से आता है तो आप अपचयन को कर सकते हो, क्योंकि उसमें अपचयन जो है ऑक्सीकरण का उल्टा और विपरीत है। सेम कंडीशन यहाँ पे यही है, अगर आपने ऑक्सीकरण को समझ लिया तो आप अपचयन को आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे, बात करते हैं अपचयन की। देखिए, अपचयन के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था कि यह ऑक्सीकरण का उल्टा और विपरीत है। अगर आपको ऑक्सीकरण अच्छे से आता है तो आप अपचयन को कर सकते हो। वो कैसे, क्या पढ़ा था अभी हमने ऑक्सीकरण के बारे में? पढ़ा था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यह देखा गया था कि कोई तत्व, परमाणु, अणु या आयन जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे तो ऑक्सीकरण कहते हैं क्योंकि धनावेशित बनता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया में उदासीन परमाणु पर धनावेश का मान बढ़ता है। ये हमने पढ़ा है अभी। अब अपचयन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा है। क्या लिखोगे, वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, परमाणु, आयन, अणु, इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, ग्रहण करता है। क्या लिखेगा, ग्रहण करता है। उसमें तो क्या किया था, ऑक्सीकरण में तो इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। वो कैसे, आपको लिखना है कि वह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन के आधार पर अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें कोई तत्व, परमाणु, अणु,
आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या कहलाता है? अपचयन। और इस प्रकार की अभिक्रिया में हमने देखा ऋणावेश में वृद्धि होती है। उसमें तो धनावेश में वृद्धि होती थी, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो जाते थे। इसमें क्या होता है? ऋणावेश में वृद्धि होती है। कैसे? उदाहरण से देखिए, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्लोरीन कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित। इसी प्रकार MnO4, ये किसका सूत्र है? परमैग्नेट। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे परमैग्नेट, तो आप देखोगे परमैग्नेट कैसा हो जाएगा? MnO4-2। उसके ऋणावेश में वृद्धि हो रही है। अब देखिए, क्लोरीन ने ऋणावेश इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ये ऋणावेशित हो गया। परमैग्नेट ने देखा, तो तुम देख सकते हो। और भी जो समीकरण तुम्हें अच्छे से आता हो उसको आप आसानी से समझ रहे हो बात को। तो अब ये अपचयन उस ऑक्सीकरण का उल्टा और विपरीत है कि नहीं? उसमें क्या करा था? इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण तो क्या था? जिसमें कोई तत्व परमाणु आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता था और धनायन बनाता था। इसमें क्या हो रहा है? अपचयन वह अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें कोई तत्व परमाणु आयन अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और इसमें याद रखने वाली बात क्या है? उसमें तो धनायन बनाता था, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता। तो अब आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉन के आधार पर अपचयन ऑक्सीकरण क्या है। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, देखिए, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण क्या है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें कोई तत्व परमाणु आयन अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग धनावेशित हो गया, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग धनावेशित हो गया, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग धनावेशित हो गया। अभी वो एक त्याग रहा है, वो 2 त्याग रहा है, अरे इनकी संयोजकताओं के आधार पर है, जितने इनके ऊपर उपस्थित आवेश है उतने तो त्यागेगा। और फिर क्या लिखना है? उसके नीचे लिखना है, इस प्रकार की अभिक्रिया में धनावेश के मान में वृद्धि होती है। उदासीन परमाणु पर धनावेश बढ़ता है। इसमें क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन के आधार पर अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें कोई तत्व परमाणु आयन अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे Cl, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ऋणावेशित हो गया। परमैंगनेट ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ऋणावेशित हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में उदासीन परमाणु पर ऋणावेश का मान बढ़ता है, वृद्धि होती है ऋणावेश। ठीक है। अब देखिए, इस बात को आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर धन पर ऑक्सीकरण अपचयन हमने अभी पढ़ा। उससे पहले हमने सामान्य ऑक्सीकरण अपचयन को पढ़ा। तो तुमने इसमें क्या देखा? देखिए, इस बात को आपको याद रखना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कोई परमाणु अणु आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरा उसको ग्रहण कर लेता है, दूसरे वाला उसको त्यागता है तो पहले वाला उसको ग्रहण कर लेता है। समझ रहे बात को? इसी प्रकार उसमें हमने देखा था कि वह रासायनिक अभिक्रिया थी जिसमें ऑक्सीजन और ऋणावेश की तो वृद्धि हो रही थी, हाइड्रोजन की धनावेश, हाइड्रोजन और धनावेश की धन विद्युत तत्व की क्या हो रही थी? कमी हो रही थी। उसको ऑक्सीकरण कहा था। अपचयन क्या था? हाइड्रोजन की और धन विद्युत की तो वृद्धि, ऑक्सीजन और धन विद्युत तत्व की कमी, उसको क्या कहा था? अपचयन। तो देखिए, ये बात आपको समझनी चाहिए कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ऐसा नहीं है अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं वृद्धि भी हो रही है। अभिकारक पक्ष में कमी है तो उत्पाद पक्ष में वृद्धि होगी, उत्पाद पक्ष में वृद्धि है तो अभिकारक में कमी। यही बात हाइड्रोजन की है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर अभिकारक पक्ष में हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो उत्पाद में वृद्धि हो रही होगी, उत्पाद में वृद्धि हो रही है तो अभिकारक पक्ष में कमी होगी। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पक्ष में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो उत्पाद में वृद्धि हो रही होगी। अगर कहीं उत्पाद में ही वृद्धि हो रही, कमी हो रही है तो अभिकारक में कमी होगी। तो इस प्रकार इन सारी बातों से स्पष्ट है कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। ऐसा संभव नहीं है कि कहीं किसी का इसका ऑक्सीकरण हो रहा हो दूसरे का अपचयन नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। अगर पहले का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का अपचयन होगा, और दूसरे का अपचयन हो रहा है तो पहले का ऑक्सीकरण होगा। ये बात संभव है। तो ये इन बातों से आपको, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। अगर मैं कोई समीकरण या कोई अभिक्रिया आपके सामने लिखूं तो अगर कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन अणु परमाणु आयन त्यागता है तो दूसरा उसको ग्रहण कर रहा होगा। अगर कहीं ऑक्सीजन की कमी हो तो दूसरी तरफ वृद्धि हो रही होगी, कहीं हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो दूसरी तरफ कमी होगी। यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हमेशा साथ साथ चलती है। और वे रासायनिक अभिक्रियाएं
जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया साथ साथ चलती हैं उन्हें रेडॉक्स या अपोपचय अभिक्रिया। अब एक नया प्रश्न सामने निकल गया, कौन सा? ये रेडॉक्स या अपोपचय अभिक्रिया क्या है, पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो दोनों आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं रेडॉक्स। देखिए इंग्लिश का वर्ड है ये रेडॉक्स, इसको हिंदी में अपोपचय कहते हैं। तो मैं दोनों को लिख रहा हूं, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अपोपचय। अभिक्रिया, ठीक है। रेडॉक्स या अपोपचय अभिक्रिया क्या है? देखिए आपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण के आधार पर इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, आपने अभी देखा है, हमने सामान्य ऑक्सीकरण अपचयन को पढ़ा, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को पढ़ा। तो ये बात आपको याद रखनी थी, मैं तुम्हें बता रहा था अभी इससे पहले बिंदु में मैंने बताया है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हमेशा साथ साथ चलती हैं। अगर कोई समीकरण आप मैं लिखूं आपके सामने, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु आयन त्यागता है तो दूसरा अभिकारक पक्ष त्याग रहा है तो उत्पाद पक्ष इसको ग्रहण करेगा। उत्पाद पक्ष में वृद्धि हो रही है तो इसको इधर कमी होगी अभिकारक पक्ष में। इसी प्रकार यदि अभिकारक पक्ष में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उत्पाद पक्ष में कमी होगी, उत्पाद पक्ष में वृद्धि हो रही है तो इधर कमी होगी। इसी प्रकार हाइड्रोजन की बात करें, कुल मिलाकर ये बात मेरे कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ चलता है। इसको लिखना कैसे है अपोपचय अभिक्रिया को? अगर आपको एक नंबर में पूछता है तो आप सीधा लिखोगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ चलता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर थोड़ा ज्यादा में पूछता है, 3 में या 2.5 में पूछता है, क्या लिखना है आपको? स्टार्टिंग से लिखना है, सामान्यतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरे वाला उसको ग्रहण कर लेता है। अगर दूसरे वाला किसी रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे वाला तक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो पहले वाला उसको ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। तो आपको उस लाइन को छोड़ के नीचे से लिखना है, इस प्रकार वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ चलता है उन्हें रेडॉक्स या अपोपचय अभिक्रिया। तो समझ में है ना रेडॉक्स क्या है? अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहे तो क्या लिखना है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। थोड़ा सा विस्तार से लिखना है तो कैसे लिखना है हम जानते हैं, या आपको ऐसे लिखना है, सामान्यतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ से होती हैं यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु अणु आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरा उसको ग्रहण कर लेता है। फिर उस लाइन को छोड़ के नीचे से क्या लिखना है? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु अणु दूसरे, दोबारा सुनिए, सामान्य ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु अणु आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरा उसको ग्रहण कर लेता है, दूसरा उसको त्यागता है तो पहले वाला उसको ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं और वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होता है उन्हें रेडॉक्स या अपोपचय अभिक्रिया। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। देखिए आपने एक उदाहरण देखा होगा, CuSO4, आपने इसमें जिंक डाल के देखा होगा, क्या बनता था? ZnSO4 प्लस, ये पढ़ा है ना आपने, विस्थापन में पढ़ा है। अब देखिए इस अभिक्रिया में हम पहचानेंगे कि इसमें रेडॉक्स का कहां हो रहा है। सबसे पहले रेडॉक्स को पहचानने के लिए 4 बातें जरूरी हैं। सबसे पहले तो आपको क्या देखना है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु अणु आयन, कोई परमाणु अणु आयन या कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है कि नहीं त्याग रहा। त्याग रहा नहीं तो ग्रहण भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं नजर आ रहा है। फिर देखेंगे हाइड्रोजन को, भाई ना तो इलेक्ट्रॉन, भाई ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या है? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर तो ऑक्सीकरण वह है जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और अपचयन क्या है? जो ग्रहण करता है। सामान्य ऑक्सीकरण अपचयन को आ जाइए उसमें देखेंगे इसमें कहीं धन विद्युतीय या ऋण विद्युतीय तत्व नजर आ रहा है, कहीं नजर नहीं आ रहा। वैसे तो आएंगे क्योंकि क्या, लेकिन नहीं है। फिर देखेंगे हाइड्रोजन को, कहीं हाइड्रोजन की वृद्धि या कमी हो रही है? नहीं हो रही, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन की वृद्धि कहाँ होती है? अपचयन में। कमी कहाँ होती है? ऑक्सीकरण में। न इसमें हाइड्रोजन शब्द ही नहीं है। फिर ऑक्सीजन को चेक करेंगे, ऑक्सीजन, हाँ इसमें है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वृद्धि किसमें होती है? ऑक्सीकरण में।
ऑक्सीजन की कमी कहाँ होती है? अपचयन में। भाई हमने पढ़ा है ना, ऑक्सीकरण क्या है? वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की और धन विद्युतीय की कमी होती है। अपचयन क्या है? वह क्रिया जिसमें हाइड्रोजन और धन विद्युतीय की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की और ऋण विद्युतीय की कमी होती है। समझ रहे हो? तो केवल ऑक्सीजन शब्द नजर आ रहा है, ऑक्सीजन की जहां वृद्धि होगी उसे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऑक्सीजन की वृद्धि किसमें होती है? ऑक्सीकरण में। कमी कहाँ होती है ऑक्सीजन की? अपचयन में। तो देखते हैं इसमें, यहाँ CuSO4, मुझे इसमें बताइए, और यहां से यहाँ तक आ जाइए। कॉपर के साथ यहाँ सल्फेट है, सल्फेट में तो ऑक्सीजन विद्यमान है, लेकिन यहाँ तुम देख रहे हो कि कब ऑक्सीजन खत्म हो गया। भाई यहाँ पे कॉपर सल्फेट CuSO4 है ना, ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फेट गायब है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी किसमें होती है? अपचयन में। इसका मतलब अपचयन हो रहा है। यहाँ तुम देख रहे हो जिंक खाली है, इसके साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, सल्फेट जुड़ रहा है इसके साथ, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की वृद्धि किसमें होती है? ऑक्सीकरण में। इसका मतलब यहां से यहां तक तो ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, और यहां से यहां तक अपचयन हो रहा है। तो इसी अपक्रिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसीलिए तो हम कहते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया साथ साथ होती हैं। तुम देख रहे हो कि यहाँ तो ऑक्सीजन की वृद्धि है, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ जुड़ रहा है, तो इसी में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसमें कमी। इसी अपक्रिया में अपचयन हो रहा है, इसी में ऑक्सीकरण हो रहा है। तुमने देखा ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण है, यहाँ से यहाँ तक अपचयन हो रहा है। तो अब ये बात समझ में आई, ऑक्सीकरण रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? सामान्यतः ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया साथ साथ होती है। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं उन्हें रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब तुम्हें समझ में आया ना इसमें? तो तीनों बातें क्लियर हो गई। सामान्य ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा था, सामान्य वो भी तुम्हें याद हो गया। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, वो तुमने समझ लिया। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, वो तुमने समझ लिया। एक बार टाइम देख लेता हूँ। तो अब तुम्हें ये समझ में है ना ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है? तो ये तीन बातें जो इसमें अलग से प्रश्न आया है, रेडॉक्स या अपचयन अपक्रिया क्या है, आपको याद रखना है कि सामान्यतः ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं। यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में कोई परमाणु अणु आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरा उसको ग्रहण कर लेता है, दूसरा त्यागता है तो पहले वाला उसको ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं, और वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ होता है उन्हें रेडॉक्स या अपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे तुम देख रहे हो कॉपर सल्फेट में से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो अपचयन है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, ठीक है, ये बिंदु क्लियर हो गया, टाइम भी होने वाला है।